अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरी दहलीज जन्नत है आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा जुल्फकार ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो आज फारिस इंटरप्राइजेस में पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। वहां आकर पता चला कि मिस्टर हनान फारिस आज जरा देर से आएंगे, सो इंतजार फरमाइए। एक लंबा सांस भरते हुए एक तरफ बड़े बेंचों पर बैठ गई। धीरे धीरे लड़कियों का रश बढ़ना शुरू हो गया था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़कियों को देख देख उसका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो गया। वो ना तो खूबसूरत थी और ना ही उसने खूबसूरत नजर आने की कोशिश की थी। नीली जींस पर कढ़ाई वाली स्याह रंग की कुर्ता नुमा शर्ट और गले में पड़ा हुआ फंदा नुमा दुपट्टा, बालों की ऊंची सी पोनी और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक, जो हनान फारिस के आने तक उसने लबों पर जुबान फेर फेर कर आधी से ज्यादा चट कर ली। तकरीबन 12 बजे के करीब वो अपनी लंबी सी गाड़ी में तशरीफ लाया और आते ही इंटरव्यू शुरू कर दिए। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए अपने आप को फिर से जिंदा किया था। मिस फाकिया हनीफ। हनान के पीए ने उसका नाम पुकारा और वो अपनी फाइल उठाते हुए खड़ी हो गई। मे आई कम इन सर? उसने दरवाजा खोलते हुए इजाजत तलब की। जी मिस फाकिया तशरीफ लाई, उसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज से कहा। वो अंदर आ गई। बैठे प्लीज, हनान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शुक्रिया कहते हुए उसके एन सामने बैठ गई। उसकी सीवी पहले ही उसकी मेज पर मौजूद थी। खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज, हनान ने एक नजर उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम फाकिया हनीफ है और मैंने एफसी से कंप्यूटर साइंस में बीएस किया है, वो कहते चली गई। कोई वर्क एक्सपीरियंस? उसने पूछा। सर मैं फिलहाल इंटरलोक में सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर जॉब कर रही हूँ, उसने कहा। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो काफी इंप्रेसिव है, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आपका यूनिफॉर्म ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट होगा, क्या आप पहन लेंगी? हनान ने पूछा था। ब्लैक पैंट तक तो उसे कोई इशू नहीं था, वो इस वक्त भी जींस पहने हुए थी, कोट भी पहन ही लेती, लेकिन व्हाइट शर्ट? सर मैं लॉन्ग शर्ट पहन लूंगी, उसने कहा। चले ठीक है, कोट के साथ दुपट्टा नहीं चलेगा, हनान ने फिर कहा। वो एकदम भुदक गई। दुपट्टा मैंने जरूर लेना है, वो जरा तेजी से बोल गई। हनान ने एकदम उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है कि मैं दुपट्टे के बगैर नहीं आ सकती। सॉरी, उसने हनान की तरफ देखते हुए कहा। चले ठीक है, आप जा सकती हैं, अगर आप अहल हुई तो आपको कॉल कर देंगे, हनान ने उसकी सीवी बंद करते हुए कहा था। वो एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल आई। मेरा नहीं ख्याल कि तुझे ये जॉब मिलेगी फाकिया, उसने बाहर आते हुए सोचा। नहीं तो ना सही, मैं तो कभी ना आऊं दुपट्टे के बिना। वो अपनी तरफ से इस नौकरी को लात मारते हुए घर वापस आ गई। वहां एक नया ड्रामा शुरू था। फूफो आई हुई हैं, उसने किचन में दाखिल होते हुए चाय बनाती राकिया से पूछा था। जी। बमा अपने इकलौते फर्जंद के, राकिया ने हंसते हुए कहा। अभी परसों तो होकर गई थी, उसने बेजारी से कहा। मेरा ख्याल है वो आज किसी खास मिशन पर आई हैं, राकिया ने अंदाजा लगाया। कैसा मिशन? वो चौंक गई। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कमारा मर जाऊंगा, राकिया गुनगुनाती हुई चाय लेकर बाहर निकल गई। उसने एक लंबी सांस भरते हुए मुंह धोया और बालों में कंघा फेरते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। बाबाज बुलंद उसने सबको सलाम किया था। रुकैया फूफो ने बड़े प्यार से उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा। शिराज उसकी तरफ देखते हुए धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। कैसा हुआ तेरा इंटरव्यू? उन्होंने उसे अपने पास बिठाते हुए पूछा। बस ठीक हो गया, उसने कहा। चल कोई नहीं, वैसे भी तुझे अब नौकरी की क्या जरूरत। शिराज को एक फोटो शूट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो बहुत खुश थी। मुबारकबाद बात वो शिराज की मुसलसल मुस्कुराती इंतहाई दिलकश आंखों की ताब न ला पा रही थी। तुझे भी बहुत मुबारक हो कुदसिया, बस अब मुझे तारीख दे दे, मैं आज तारीख लेकर ही जाऊंगी। वो असल मुद्दे पर आ गई। ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है रुकैया, जब दिल करे ले जाना, कुदसिया ने मुस्कुराकर कहा। बस तो फिर ठीक है, अनम के ससुराल वाले भी शादी जल्दी करने का कह रहे हैं, मैं इनसे बात करके तारीख तय कर लेती हूँ। अनम की बारात आएगी और शिराज का वलीमा हो जाएगा, रुकैया कहते चली गई। जैसे तुम बेहतर समझो रुकैया, कुदसिया हर तरह से राजी थी। ले मेरी रानी, मुंह मीठा कर, तुम दोनों मेरे इकलौते भाई की आखिरी निशानियां हो, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा आबाद रखे। उन्होंने बर्फी की डली उसके मुंह में डालते हुए दुआ दी और वो बस एक लंबी सांस भरकर रह गई। वो तीनों नफूस शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब हातिम कुरैशी असल बात की तरफ आए। अब तक तुम्हारे कितने शूट हो चुके हैं रुशा? उन्होंने पूछा था। डैड 3 हो चुके हैं, सुपरहिट, आजकल मैं चौथा स्टार्ट हो जाएगा। रुशा की अदाओं की क्या ही कहने थे, यानी बीबीए मुकम्मल करने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने फिर पूछा। डैड मुझे एक फोटोशूट के कई लाख रुपए मिलते हैं, फिर क्या जरूरत है मुझे बीबीए मुकम्मल करने की? उसका दिल उचाट हो चुका था पढ़ाई से। मैंने सोचा था कि तुम्हारा बीबीए मुकम्मल हो जाएगा तो तुम कंपनी संभाल लोगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाओगी और मैं एक दिन सब कुछ तुम्हें सौंप कर खुद चैन की बीन बजाऊंगा। वो कहते चले गए। डैड मुझसे नहीं होता आपकी तरह इतना काम, मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है, रुशा ने कहा। फिर ऐसा करो, पहले शादी कर लो और अपने शौहर की मर्जी से जो चाहे करती रहो। उन्होंने उसके सर पर धमाका ही कर दिया। क्या मतलब? वो समझ ना पाई। देखो रुशा,
मैं और तुम्हारी माँ कोई अपर क्लास के इंतहाई खुले डुले जहन के लोग नहीं हैं। मैं जब अकाड़ा के एक गांव से उठकर इस कंपनी में एक मामूली से क्लर्क की नौकरी करने आया था तो मेरी जेब में पूरे 1000 रुपए भी नहीं थे। बस ठान कर आया था कि मेहनत करनी है और मैंने की। तुम्हारी माँ से शादी हो गई तो उसे भी लाहौर ले आया। धीरे धीरे खुदा ने ऐसा भरा कि सिमटने की जगह ना रही। आज इस परवरदिगार का दिया सब कुछ है मेरे पास, दौलत, शहरत, इज्जत, सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बरसों की कमाई हुई इज्जत यूं ही सलामत रहे। तुम जो कर रही हो मुझे ये शुरू दिन से नापसंद है। एक मॉडल को लोग सिर्फ रश्क और स्टाइश भरी नजरों से देखते हैं, इज्जत भरी नजरों से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी जिद के हाथों मजबूर हो गया। वो कहते जा रहे थे। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? रुषा तंग आ गई थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मॉडलिंग से अगली छलांग मारने से पहले शादी कर लो। उन्होंने कहा। डैड, शादीशुदा लड़कियों के लिए शोबिस में कोई जगह नहीं, और जब आप मेरे बाप होकर मुझे मेरी मर्जी का काम नहीं करने दे रहे तो एक पराया शख्स कैसे कर लेने देगा? रुषा ने कहा। मेरी बला से ना करने दे, मैं बस अपने फर्ज से सुपुर्दोश होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा। चाहे मेरी जिंदगी दाव पर लग जाए। रिशा भड़क उठी। शादी कर लेने से किसी की जिंदगी दाव पर नहीं लगती रिशा। हातम ठीक कह रहे हैं। शोबिस में काम करने वाली लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, इन्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। वैसे भी तुम 22 साल की हो गई हो, पहले शादी कर लो, उसके बाद अपने शौहर को राजी करके जो मर्जी करती रहना। नौरीन ने शौहर की तरफदारी की थी। मॉम प्लीज मेरे साथ बच्चों जैसी बातें ना करें। आप माँ बाप होकर मेरी वजह से इतने इनसिक्योर हो रहे हैं तो सोचें कि शौहर नामी वो अजनबी शख्स क्या करेगा मेरे साथ। वो तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देगा। उसे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे लिए किसी लिबरल फैमिली का रिश्ता तलाश कर लेता हूँ। हम तुम्हारी मॉडलिंग वाली शर्त पहले ही उनके सामने रख देंगे। रिशा ने उनकी बात काट दी। डैड, मॉम प्लीज मुझे नहीं करनी अभी शादी। अगर मेरी वजह से आप लोगों की इज्जत पर हर्फ आता है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। उसने बवांग दहल कह दिया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए। तभी बैरूनी दरवाजा खुला और हनान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो आ गया मेरा वकील, अब वो खुद ही लड़ लेगा मेरा केस। रिशा बड़े जोश से अपनी कुर्सी से उठी थी। हनान गाड़ी लॉक करते हुए उनकी तरफ ही आ गया। हनान, देखो ना डैड कैसे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। वो जोर से हनान के साथ लगी थी और हनान फारिस उसका दिल एक और दफा डानो डोल हो गया था। वो अपना एक बाजू उसके नरमो नाजुक कंधों के गिर्द लपेटे हुए हातिम कुरैशी और नौरीन कुरैशी की तरफ आ गया। कैसा है मेरा पुत्र? हातिम कुरैशी उसे हमेशा ही बहुत फख्र से देखा करते थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू जान, आप दोनों कैसे हैं? उनसे गले मिलकर नौरीन से प्यार लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। नौरीन उसके लिए चाय बनाने लगी। शुक्र है खुदा का सब ठीक है। हातिम कुरैशी ने कहा। इस बेचारी को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आप दोनों? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। इसे टॉर्चर करके कई हजार नफलों का सवाब जो मिलता है हमें। नौरीन ने कहा। हनान की मुझे कह रहे हैं कि शादी करो। भला मैं अभी से क्यों शादी कर लूँ? वो तड़क गई। नौरीन ने सारा माजरा उसे कह सुनाया। ऐसा करो अपने जैसे किसी मॉडल से ही कर लो, उसे तुम्हारे शोबिस में काम करने पर कोई एतराज नहीं होगा। हनान ने एक नई फुलझड़ी छोड़ी। मैं लव मैरिज करूंगी। जब लव हुआ तो रिशा ने एक नया एतराज जड़ दिया। तो कर लो किसी से प्यार, शोबिस में तो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, एक से बढ़कर एक चॉकलेट बॉयज। हनान ने कहा। तुम मेरे साथ हो या इन दोनों के साथ? वो भड़क गई। यार मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता तो है। हनान को हंसी आ गई। अच्छा छोड़ो, इतने दिनों बाद आया है बेचारा बच्चा, स्कूल से 2 घड़ी बैठ लेने दो इसे। नौरीन ने उसे डिपटा और वो बुरा समूह बनाकर चुप हो गई। तेरा काम कैसा जा रहा है हनान? उन्होंने पूछा। अरे इससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। आजकल 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है इसका। मिस्टर हनान फारिस दी अमेजन स्टार। हातिम कुरैशी कहते चले गए। ये सब आपकी मदद और दुआ की बदौलत है मामू जान। हनान ने कहा। अल्लाह हमेशा कामयाबियां दे। खाना खाकर जाना अब। नौरीन ने उसके सर पर हाथ फेरा था। कल उसे शूटिंग के लिए कराची जाना था। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गया। रुकैया ने अनम के ससुराल वालों से बात करके उसकी और फाकिया की शादी की तारीख तय कर दी थी। उसके कराची से वापस आने के चंद दिन बाद इन दोनों का निकाह था। अब भी उसने अपना सेल उठाया और फाकिया का नंबर मिला लिया। वो रात का खाना खाकर चाय बना रही थी। क्या कर रही हो? उसने पूछा। आपको याद कर रही हूँ। फाकिया को हंसी आ गई। हाँ मुझे पता है तुम मुझे कितना याद करती हो। शराज को उसके लहजे की शरारत वाज़े महसूस हो गई थी। मैं आपको हर पल याद करती हूँ शराज, आपको क्या पता। उसने बड़े प्यार से कहा था। मुबारक हो तुम्हारी जॉब हो गई। शराज ने कहा। शुक्रिया। फाकिया ने कहा। कब जा रहे हैं आप कराची? उसने पूछा। परसों सुबह। शराज ने जवाब दिया। बस अपने काम से काम रखिएगा। अच्छा। फाकिया ने कहा था। तुम्हें पता भी है मेरा काम क्या है? शराज हंसा। हर वक्त खूबसूरत लड़कियों में घिरे रहना। अब के वो शरारत कर रहा था। मैं पूरी तरह अपने काम से काम रखूंगा डार्लिंग। वो मुसलसल हंस रहा था। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं क्लस पर कॉल काट दूं, है ना? फाकिया ने कहा था। अपनी दफा मजाक बर्दाश्त ही नहीं करती हो। शराज ने कहा। खैर से जाना। गुड नाइट। फाकिया ने धीरे से कहते हुए कॉल काट दी थी। वो आज फारिस इंटरप्राइजेज में ज्वाइनिंग के लिए आई थी। 2 दिन पहले ही उसे सिलेक्शन कॉल आ गई थी। कल उसने इंटरलॉप को खैरबाद कह दिया था और आज फारिस इंटरप्राइजेज चली आई थी। खिलाफे मामूल हनान ने उसे जल्द ही अंदर बुलवा लिया था। तशरीफ रखें मिस फाकिया, वो बोला। फाकिया शुक्रिया कहते हुए बैठ गई थी। आप चाहें तो लॉन्ग शर्ट के साथ दुपट्टा ले सकती हैं।
मेरे लिए ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश कभी भी अहम नहीं रही। हमेशा टैलेंट अहम रहा है। वक्त की पाबंदी कीजिएगा और अपने काम से मोहब्बत कीजिएगा। हनान ने उसकी सीवी पर साइन करते हुए कहा था। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फाकिया ने कहा था। ठीक है, आप शाह साहब से मिल लें और वो आपको सब कुछ समझा देंगे, हनान ने कहा, और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उठ खड़ी हुई थी और चंद ही दिनों में उसने हनान को अपने काम से पूरी तरह मुतमईन कर दिया था। सुबह तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब वो अपने होटल से शूटिंग साइट पर पहुंचा। तकरीबन सभी लोग इससे पहले पहुंच चुके थे। फोटोग्राफर ने फौरन उसे रेडी होने को कहा। कुछ ही देर बाद ऋषा भी पहुंच गई, कैप्री टाइट्स के साथ इंतहाई चुस्त टी शर्ट पहने, आंखों पर सनग्लासेस लगाए, बाजू में बैग लटकाए वो एक परफेक्ट सुपर मॉडल थी। शिराज काफी देर तक उस पर से नजरें ना हटा सका। क्या हुआ, होश उड़ गए? मेकअप मैन ने मुस्कुराकर कहा था। मेरे ख्याल से वो होश उड़ाने ही तो आई है, शिराज ने कहा। तुम्हारा पहला शूट है? उसने पूछा। शिराज ने इस बात में सर हिला दिया। शादीशुदा हो? उसने फिर पूछा। शिराज फौरी तौर पर जवाब ना दे सका। अगर शादीशुदा हो तो शोबिज में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेकअप मैन ने कहा। नहीं, सिंगल हूँ, शिराज ने कहा। वो जो होश उड़ाने आई है ना, बस उसे काबू में रखना। हातिम कुरैशी की बेटी है वो, शोबिज की शहजादी। देखना कैसे तुम्हें दिनों में आसमानों तक ले जाएगी। मेकअप मैन कैफे चला गया। शिराज ने एक बार फिर नजर भरकर ऋषा को देखा था और शादी मत करना उसने शिराज को रेडी कर दिया था। ऋषा और शिराज 15 दिन कराची में रुके रहे। इस दौरान वो ऋषा से अच्छा खासा फ्री हो गया। ऋषा भी उसकी कंपनी काफी एंजॉय की थी। शिराज अच्छी खासी पुरकोशिश और सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था, तभी तो शोबिज जैसे प्रोफेशन में घुस आया था। 15 दिन बाद वो दोनों एक दूसरे के फोन नंबर लेकर लाहौर वापस आ गए। उनकी वापसी के एक हफ्ते बाद वो शूट लॉन्च हो गया। ऋषा तो पहले ही सुपर मॉडल थी। शिराज की सही महीनों में धूमें मच गई थी। उसके लिए ऑफर्स की लाइन लग गई थी। एक के बाद एक कमर्शियल्स, फोटोशूट्स, शॉर्ट वीडियोस, म्यूजिकल एल्बम्स। वो एकदम ही सेलिब्रिटी बन गया था। इस दिन भी वो रुकैया और अन्नम के साथ बैठा रात का खाना खा रहा था जब रुकैया ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। बस मैं अब कल या परसों जाकर तेरी और फाकिया की शादी की तारीख तय कराती हूँ। पहले दिन तेरी बारात ले जाएंगे और अगले दिन अनम की बारात आएगी और साथ तेरा वलीमा हो जाएगा। ठीक है ना शिराज? वो उससे पूछ रही थी। अम्मी, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी शादी कुछ देर के लिए मुलतवी। उसने हल्का सा एहतजाज करना चाहा था। शिराज अभी तो एक शूट करके आया है और मुझे शादी मुलतवी करने का कहने लगा है। कल को जब 5-10 शूट कर लेगा तो आकर कहेगा कि शादी से इनकार ही कर दे। रुकैया को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो शर्मिंदा हो गया। मैं तो बस थोड़ा वक्त चाह रहा था, उसने सर झुकाकर कहा। कितना वक्त? रुकैया ने पूछा। वो बोल ना सका। शिराज तू जितना मर्जी वक्त ले ले बेटा, लेकिन बस मुझे इस बात की जमानत दे दे कि आखिर में तो शादी फाकिया से ही करेगा। उन्होंने कहा। अच्छा अम्मी सॉरी, आप जैसे कहेंगी वैसा ही होगा, उसने जरा बेजार सा होकर कहा था। रुकैया और अनम एक दूसरे की तरफ देखकर रह गई थी और अगले ही दिन कुदसिया की तरफ जाकर वो शिराज और फाकिया की शादी की तारीख तय कर आई थी। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने हनान के कैबिन का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा था। जी मिस फाकिया, तशरीफ लाएं। वो किसी फाइल में गुम था। वो शुक्रिया कहकर अंदर आ गई। सर ये दोनों फाइल्स मुकम्मल हो गई हैं। वो फाइल उसके मेज पर रखते हुए बोली थी। ठीक है मैं देख लेता हूँ, हनान ने कहा। सर मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है? उसने डरते डरते पूछा था। 10 दिन क्यों? हनान की आवाज एकदम ऊंची हो गई थी। सर परसों मेरी शादी है। वो नर्वस होकर उंगलियां मरोड़ने लगी थी। ओह अच्छा, बहुत मुबारक हो फिर तो आपको। बैठें आप। हनान का मूड एकदम खुशगवार हो गया था। शुक्रिया सर। वो कुर्सी पर बैठ गई। क्या करते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड? उसने पूछा। सर वो शोबिज में काम करते हैं, वो बताते हुए हिचकिचा सी गई थी। अच्छा वाह भाई, फिर तो बड़े चार्मिंग होंगे। मेरा मतलब शोबिज तो दुनिया ही हसीन लोगों की है। हनान धीरे से मुस्कुराया। जी सर। उसने बस सर झुका लिया। एक्टर हैं? उसने फिर पूछा। नो सर, मॉडल। वो मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अच्छा ठीक है, आप इन बेचारी उंगलियों को यूं तहस नहस ना करें और 10 दिन की छुट्टी कर लें। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। हनान ने उसे दुआ भी दी थी। वो एक नजर उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए खड़ी हो गई। शुक्रिया सर, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। फिर क्या सोचा तुमने ऋषा? हातिम ने आज फिर उसे घेर लिया था। किस बारे में डैड? उसने पूछा। शादी के बारे में। वो बोले। डैड मैंने कुछ भी नहीं सोचा और ना ही सोचूंगी, कम अज कम अगले 10-15 साल तक तो नहीं। वो तनकर बोली थी। ठीक है तुम ना सोचो, मैं सोच लेता हूँ फिर। उन्होंने कहा। आप क्या सोचेंगे? वो उन पर चढ़ दौड़ी। मैं सोच चुका हूँ, अब तुम पहले लड़का देखोगी या उसे बुलवा लो? हातिम कुरैशी सब कुछ तय किए बैठे थे। डैड, वो चीख पड़ी। ऋषा मैं तुम्हारा बाप हूं ना कि तुम मेरी, समझी? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर कोई नजर में है तो मुझे बता दो, वरना मैं परसों लड़के को बुलवा लूंगा। वो उसे वार्निंग देते हुए उठ खड़े हुए थे। गले से फूलों का हार उतारते वो उसके सामने आ बैठा। फाकिया ने एक भरपूर नजर उस पर डाली थी। तुम्हारी मुंह दिखाई। शिराज ने एक ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। फाकिया ने चुपचाप अपनी कलाई उसके आगे कर दी। शिराज ने वो ब्रेसलेट उसकी कलाई में सजा दिया। आप खुश हैं शिराज? फाकिया को उसके चेहरे पर खुशी की एक भी रमक नजर नहीं आई थी। खुश हूं तो तुम्हारे साथ बैठा हूं ना। शिराज ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया था। शिराज मैं जानती हूँ अभी आपका कैरियर स्टार्ट हुआ है और शोबिस जैसे प्रोफेशन में शादीशुदा लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है।
मेरा आपसे वादा है कि मैं कभी आपके पाँव का कांटा नहीं बनूंगी। मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं अम्मी और राकिया को खुद सपोर्ट कर लूंगी। अपना खर्चा भी खुद ही उठा दूंगी। मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। वो कहती चली गई। शिराज बस चुपचाप सुनता रहा। हालांकि जो कुछ वो कह रही थी वो शिराज को कहना चाहिए था। परेशान हो वो जूस का ग्लास हाथ में लिए उसकी तरफ आ गया। इन दोनों को एक साथ एक कमर्शियल ऑफर आई थी। वो उसी के शूट पर आए हुए थे, नहीं तो रिशा टाल गई। परेशान हो तो जूस गर्म कर लिया। शिराज धीरे से मुस्कुराकर बोला था, मेरे डैड ने मुझे परेशान कर रखा है। बस हर वक्त मेरी शादी का रोना रोते रहते हैं। वो एकदम फट पड़ी। कहते पहले शादी कर लो फिर जो मर्जी करती रहना। भला शादी के बाद बंदे की कोई मर्जी रह जाती है। वो इंतहाई आजिज सी। शिराज बस चुपचाप उसकी सुने गया। सुनो, तुम कब शादी करोगे? रिशा ने अचानक ही पूछ लिया। अभी तो नहीं, वो गड़बड़ा गया था। शिराज, यार मेरी बात सुनो। तुमने जब शादी करनी होगी कर लेना, लेकिन अभी के लिए मुझे एक फेवर दे दो। मुझसे पेपर मैरिज कर लो। रिशा को एक मुहिम सी उम्मीद नजर आई थी। बिल्कुल चुपके से, बिल्कुल सादगी से हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरे डैड भी मुतमईन हो जाएंगे और मैं भी इस रोज रोज के झंझट से आजाद हो जाऊंगी। वो कहती चली गई। लेकिन रिशा ने उसकी बात काट दी। जब तुम्हारा दिल करे इस रिश्ते को खत्म कर देना। ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता होगा। रिशा उसके सर पर सवार हो गई थी। तुम्हारे डैड मान जाएंगे? शिराज ने पूछा। मैं मना लूंगी, रिशा ने कहा। देखो रिशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी तरफ सिर्फ एक बेवा माँ है और एक बहन है। हर माँ की तरह वो भी धूमधाम से मेरी शादी करेंगी और यकीनन किसी ना किसी रिश्तेदार के हाँ ही करना चाहेंगी। अगर तुम मुझसे पेपर मैरिज करना चाहती हो तो सिर्फ मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा, मेरी फैमिली नहीं। मेरी माँ किसी सूरत इस सब के लिए नहीं मानेगी। सब कुछ इंतहाई खामोशी से होगा और निकाह के बाद भी तुम अपने डैड के ही घर रहोगी जब तक मैं अपना जाती घर नहीं बना देता। मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। शिराज कहता चला गया। तुम मेरे डैड से तो मिलो, बाकी फिर देखते हैं। रिशा ने एक लंबी सांस भरी थी। वो अपने ऑफिस में था जब उसे रिशा की कॉल आई। कहाँ हो तुम? हमेशा की तरह आज भी उसकी आवाज के जलतरंग हनान को डानो डोल कर गए थे। ऑफिस में? उसने कहा। शाम को घर आ सकते हो? रिशा ने कहा। खैरियत? हनान ने पूछा। तुमसे एक केस लड़वाना है अपना, वो मुस्कुराकर बोली थी। और अगर मैं हार गया तो? हनान ने कुर्सी की पुर से टेक लगाई थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े पुराने वकील हो तुम मेरे। रिशा ने कहा। केस क्या है? उसने पूछा। तुम शाम को आओ तो सही, फिर बताती हूँ। रिशा ने कहा। ओके बॉस। हनान ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी थी। आज इन दोनों के कमर्शियल शूट का आखिरी दिन था। मेकअप मैन रिशा को रेडी करके शिराज की तरफ मुतवज्जो हो गया और शिराज का मोबाइल रिशा के साथ वाली कुर्सी पर पड़ा था। अचानक उस पर कॉल आने लगी। रिशा ने एक दो दफा तो इग्नोर कर दिया, लेकिन जब तीसरी दफा वाइब्रेशन हुई तो उसका मोबाइल उठा लिया। फाकिया की कॉल थी। एक नजर शिराज की तरफ देखते हुए उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो शिराज। फाकिया की आवाज उभरी थी। शिराज, थोड़ा मसरूफ है। आप कौन? उसने पूछा। मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। प्लीज अगर वो पास हैं तो मेरी उनसे बात करवा दें। उनकी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फाकिया कहते चली गई और रिशा सुन रह गई थी। उसने झूठ बोला था। वो सिंगल नहीं था, वो शादीशुदा था। कॉल काटते हुए उसने शिराज का मोबाइल जोर से कुर्सी पर फेंका और उठ खड़ी हुई। मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ गया है। आप बेशक ये शूट किसी और से करवा लें। वो अपना बैग कंधे पर डालते हुए डायरेक्टर की तरफ आई थी। लेकिन मैडम हुआ क्या है? वो चकरा गया। और हाँ, वो जाते जाते शिराज के पास रुकी। तुम्हारी वाइफ की बार बार कॉल्स आ रही हैं, पहले उसकी सुन लो। रिशा की आंखों से शरारे निकल रहे थे। शिराज उसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया। आखिर क्या जरूरत थी मुझे कॉल करने की? और अगर कर ही ली थी तो ये बकवास करना जरूरी थी कि तुम मेरी वाइफ हो? वो बुरी तरह फाकिया पर बरस पड़ा था। शिराज ने उसकी बात काट दी। एक दफा कर ली थी ना तो बस ठीक था, बार बार कॉल क्यों की? उसे शदीद गुस्सा था। शिराज फुफो की तबीयत। शिराज ने उसे फिर ना बोलने दिया था। तो तुम ले जाती इन्हें अस्पताल। पहले कौन सा कभी घर से बाहर नहीं निकली तुम? शिराज ने कहा। शिराज बस कर, ऐसा ही गुनाह कर दिया इसने जो तू बरसे ही जा रहा है। अगर कह ही दिया है कि तेरी बीवी है तो तेरे पे पहाड़ टूट गया क्या? रुकैया की बस हो गई थी। अम्मी आपको नहीं पता ना, मैंने इसीलिए कहा था कि आपसे कि कुछ देर रुक जाएं, लेकिन आपको लगी पड़ी थी मेरी शादी की। उसकी तोप का रुख रुकैया की तरफ हो गया। मुझे बस ये बता दें कि अगर सबको ये पता चल गया कि तेरी बीवी ने तुझे कॉल की थी तो क्या हो गया? रुकैया ने कहा। शिराज बस इन्हें देख कर रह गया। अब इन्हें असल मसला क्या बताता। बस एक नजर फाकिया को घूरते वहां से चला गया। वो शाम को हातिम मंजिल पहुंचा तो हस्बे मामूल हातिम कुरैशी और नौरीन लॉन में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। वो इन दोनों को सलाम करता हुआ अपनी निशस्त पर बैठ गया था। रिशा कहाँ है? उसने पूछा। अपने कमरे में। रिशा का फिर से कोई आंकड़ा चल रहा है क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। क्यों? नौरीन उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। मुझे कॉल करके बुलाया उसने, कह रही थी कि कोई केस लड़वाना है। हातिम और नौरीन एक दूसरे को देखकर रह गए। रिशा को बुलाओ। नौरीन ने मुलाजमा को आवाज दी थी। वो कुछ देर बाद उनके पास चली आई। इसे क्यों बुलवाया? हातिम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपने कहा था ना कि मैं 2 दिन में आपको अपनी पसंद के बारे में बता दूं, तो मैंने लड़का पसंद कर लिया है। रिशा ने धमाका कर दिया। कौन? हातिम और नारीन दोनों ने एक साथ पूछा था। हनान। रिशा ने कहा। क्या? सबसे ऊंची आवाज हनान की थी। हनान बेटे तू मुझे बताता तो कि इससे शादी करना चाहता है। नारीन को सख्त सदमा था। यानी तुम इसका नहीं अपना केस लड़ने आए हो? हातिम भी बगौर उसकी तरफ देख रहे थे और वो
हनान फारिस वो बस मुंह खोले आंखें फाड़े रिशा को देख रहा था। तुम तो कह रही थी। रिशा ने उसकी बात काट दी। हाँ तो यही डिसाइड हुआ था कि हम दोनों मिलकर डैड से बात करेंगे। रिशा ने उसे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। डैड मैं हनान से शादी कर लूंगी, वो कहते ही अंदर चली गई। मामू जान मैं बस अभी आया। हनान एक नजर इन दोनों को देखते हुए उसके पीछे ही अंदर आया था। ये क्या तमाशा है। वो अपने बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी। रिशा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हनान उसके करीब आया था। हनान मेरी जिंदगी उजीरन की हुई है डैड ने। शादी 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 मुझे कह रहे थे कि खुद को ही ढूंढ लो वरना मैं अपनी मर्जी से किसी से कर दूंगा। वो फट पड़ी। तो तुम ढूंढ लो फिर कोई। हनान ने कहा। ढूंढा था। उसका सर झुक गया लेकिन वो शुरुआत में ही दगा दे गया। हनान मेरी बात सुनो, बस इस बार मेरी मदद कर दो। दोबारा नहीं कहूंगी तुमसे कुछ भी। बस एक बार डैड को चुप करवाने के लिए मुझसे शादी कर लो, फिर चाहे छोड़ देना। रिशा सीधी होकर बैठ गई थी। लेकिन रिशा वो मेरे मामू जान है, मैं बाद में कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें। हनान ने कहा। तुम ना छोड़ना, मैं खुला ले लूंगी। रिशा के पास हर मसले का हल मौजूद था और अगर शादी के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो। हनान ने उसकी आंखों में झांका था। ना जाने कितने साल हो गए थे इसे रिशा हातम की इन खूबसूरत आंखों के ख्वाब देखते। वो बस ख्वाब ही तो देख सकता था। इस कदर हसीन दिलरुबा की ख्वाहिश करना तो शायद उसका हक ही नहीं था, इसलिए आज तक चुप था। नहीं होती। रिशा ने कहा। रिशा हनान ने कुछ कहना चाहा लेकिन रिशा ने उसकी बात काट दी। तुम मुझसे पेपर मैरिज कर रहे हो बस, उसने धौंस जमाकर कहा था। हनान बस उसे देखकर रह गया। आज इन दोनों का निगाह था। हातिम कुरैशी बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश। रिशा के लिए हनान से बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। निकाह का फंक्शन हातिम मंजिल में रखा गया था। सिर्फ हातिम कुरैशी और हनान के चंद करीबी दोस्त मौजूद थे। रिशा की जिद पर सब कुछ इंतहाई खामोशी और सादगी से किया गया था। डिनर के बाद वो उसे लेकर अपने घर आ गया। सुर्ख रंग की साड़ी में उसके बराबर चलते हुए वो उसकी धड़कनों को मुसलसल मुंतशिर कर रही थी। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहूंगी, फिर डैड की तरफ वापस चली जाऊंगी। मुझे कोई अलग कमरा सेट करवा दो, उसने कहा। और जाओ ऊपर मेरे बेडरूम में चली जाओ, मैं नीचे सो जाया करूंगा। हनान ने उसके चांद चेहरे से नजरें चुराते हुए कहा था। वो मुसलसल 2 हफ्तों से रिशा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ना तो उसका फोन उठा रही थी और ना ही किसी शूटिंग साइट पर मिल रही थी। वो उसे खोना नहीं चाह रहा था। शिराज के लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, शोहरत और कामयाबियों का एक दरवाजा थी जो उसे बंद होता नजर आ रहा था। आखिर एक दिन वो उसे एक म्यूजिकल वीडियो की शूटिंग साइट पर मिल गई। रिशा बस 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। वो तीर की तरह उसकी तरफ आया था। यहाँ से चले जाओ। रिशा उसकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। शिराज उसकी शूटिंग खत्म होने तक वहीं रुका रहा और वो जैसे ही फारिग होकर मेकअप रूम की तरफ गई उसके पीछे ही चलाया। रिशा मेरी बात सुनो। शिराज मुसलसल उसे पुकार रहा था। गेट लॉस्ट। रिशा को शदीद गुस्सा था। जस्ट 1 मिनट। शिराज ने उसका बाजू पकड़कर खींचा था। रिशा एकदम उसके सीने से आ लगी और इससे पहले कि अलग होती शिराज ने उसके गिर्द अपना बाजू कस दिया। छोड़ो मुझे, वो कसमसा रही थी। रिशा मेरी बात सुनो। वो शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश। मैं कभी उसके करीब नहीं गया। शिराज की सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था रिशा। वो उस पर झुक रहा था। तुमने झूठ बोला, ना जाने क्यों, ना जाने कैसे। रिशा ने उससे हारती जा रही थी। वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी सुन रही थी। वो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी कर रही थी। सिर्फ एक बार मेरा यकीन कर लो, सिर्फ आखिरी बार। शिराज ने बिल्कुल बेबस कर दिया था। वो बस उसकी इंतहाई दिलकश आंखों में झांकती रह गई। वो इस दिन शूटिंग के लिए निकली तो रास्ते में उसकी गाड़ी दगा दे गई। कई बार स्टार्ट करने पर भी वो टस से मस ना हुई। स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते वो बाहर निकल आई और गाड़ी लॉक कर दी। वहां से फारिस इंटरप्राइजेज बस चंद कदम पर ही था। वो सीधी वहीं चली आई। सारा स्टाफ उसे जानता था। बड़े गरूर से चलते हुए वो सीधी हनान के ऑफिस में आ गई। हनान गाड़ी की चाबी दो। उसने अंदर आते ही उसके आसान खता किए थे। क्यों, क्या हुआ। वो टखनों से ऊपर तक आती इंतहाई टाइट फिटिंग जींस और स्लीवलेस गहरे से गले की इंतहाई टाइट फिटिंग शर्ट में उसके होशरुबा सरापे को नुमाया होते देखते रह गया। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो उसके सर पर खड़ी थी। जरा प्यार से मांगो। हनान ने अपनी कुर्सी के पुष्ट टेक लगाते भरपूर नजरों से उसे देखा था। हनान मुझे देर हो रही है, गुस्से से कहते हुए उसने आगे बढ़कर उसकी मेज पर पड़ी चाबी उठानी चाहिए लेकिन हनान ने इससे पहले झपटकर चाबी अपने कब्जे में कर ली। हनान प्लीज चाबी दे दो। उसका लहजा थोड़ा धीमा हो गया और प्यार से हनान ने मुस्कुराकर कहा चाबी दे दो। वो बड़े नाज से बोली थी और प्यार से। हनान को उसका टूट कर प्यार आया था और ईशा उसे एक नजर देखते हुए उसकी तरफ बढ़ी और बड़े हक से उसकी गोद में जा बैठी। वो कुर्सी की पूछ से टेक लगाए हुए था। रिशा ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द रो दिए थे। उसके बदन से उठती तेज महक हनान के नथनों में उतरने लगी थी। चाबी दे दो। वो उसके बेहद करीब होकर धीरे से बोली थी और इससे पहले कि हनान उसकी नानाइयों के जेरे असर किसी गुस्ताखी का मुर्तकब होता, ऑफिस का दरवाजा खुला और फाकिया अंदर दाखिल हो गई। हनान ने लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे खुद से अलग किया था। फाकिया भी एकदम बौखला गई थी। सॉरी सर, मैं बाद में। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रिशा उस पर चढ़ दौड़ी थी। इतनी तमीज नहीं है तुम्हें कि दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं, जाहिल लड़की। उसका पारा आसमानों को छू रहा था। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी चंद सेकंड पहले ही सर के ऑफिस से बाहर निकली थी और सर ने ही कहा था कि फाइल लेकर अभी वापस आओ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप अंदर हैं। फाकिया ने अपनी सफाई देना चाहिए थी। इट्स ओके फाकिया,
कोई बात नहीं, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है, कुछ दिन पहले ही हमारा निकाह हुआ है। हनान को अपनी रेपुटेशन की फिक्र पड़ गई थी। मुबारक हो सर, मैं ठहर कर आ जाती हूँ। फाकिया एक नजर रिशा के धुआंधार चेहरे को देखते हुए बाहर निकल गई। उसे ये बताना कितना जरूरी था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो हनान पर चढ़ दौड़ी। बहुत जरूरी था। वो भला क्या सोचती कि मैं किस किरदार का शख्स हूँ। हनान ने कहा, दो चाबी। रिशा ने इंतहाई गुस्से से कहते हुए उसके हाथ से चाबी छीनी और उसे गहरा आलूद निगाहों से देखते हुए बाहर निकल गई। हनान एक लंबी सांस भरकर रह गया था। वो सिर्फ एक हफ्ता इसके घर रही थी, फिर उसे बताए बगैर अपना सामान उठाकर हातिम कुरैशी की तरफ वापस आ गई थी। इस शाम वो घर वापस आया तो रिशा निदारद थी। रात तक वो उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। आखिर तंग आकर उसने रिशा का नंबर मिला लिया। कहाँ हो, उसने पूछा था। घर, रिशा ने कहा। कौन से घर? हनान ने हैरानी से पूछा। डैड के घर। वो बोली, मुझे बताना नहीं था क्या वहां जा रही हो? हनान के लहजे में शिकवा भूल गया था। मैंने जरूरी नहीं समझा, वो लापरवाही से बोली थी। वापस कब आओगी? हनान ने ना जाने किस उम्मीद पर पूछा था। कभी भी नहीं, बस मैं अब डैड की तरफ ही रहूंगी, तुम भी मौज करो, वो मुस्कुराकर कहते हुए कॉल कट कर गई। हनान बस अपने मोबाइल की स्क्रीन को घुरता रह गया था। एक बार फिर से इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी थी। दिन ब दिन रिशा उसकी सहर आमेज आंखों से हारती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी कयामत अंगेज कुर्बत की आदि होती जा रही थी। ये जानते हुए भी कि उसने हनान से पेपर मैरिज की हुई है, ये जानते हुए भी कि शिराज शादीशुदा है, वो उसके करीब आती जा रही थी। और शिराज, वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। दिन ब दिन फाकिया उसके लिए इंतहाई गैर अहम होती चली गई थी। वो सिर्फ इस वक्त उसके करीब जाता जब रिशा के कुर्ब की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगती थी। उस दिन भी इन दोनों को एक साइड पर पहुंचना था। घर से निकलते ही उसने शिराज का नंबर मिला लिया। वो मुसलसल बन जा रहा था। कुछ सोचकर वो उसके घर की तरफ आ गई। उस दिन फाकिया की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो घर पर ही थी। दरवाजा उसी ने खोला। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बौखला सी गई थी। आप यहाँ? फाकिया ने खुद पर थोड़ा काबू पाते हुए पूछा। शिराज है? रिशा ने बस एक नजर उसका जायजा लिया था। जी अंदर हैं, आए, फाकिया ने कहा। नहीं शुक्रिया, उसे भेजो, हमें देर हो रही है, वो उसे कहते हुए वापस मुड़ गई। दिल अजीब सा हो गया था। 2 मिनट बाद ही शिराज बाहर निकल आया था। ये पहली और आखिरी बार था कि मैंने पूरे 2 मिनट तुम्हारा इंतजार कर लिया, आइंदा नहीं करूंगी। वो भड़क कर उस पर चढ़ दौड़ी। सॉरी यार, सेल ऑफ हो गया था और जल्दी आंख ही नहीं खुली। शिराज ने कहा। क्यों, सारी रात सोई नहीं क्या? उसने कनखियों से उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शिराज ने पूछा। मेरा तुम पर शक करना वाजिब है मिस्टर शिराज, क्योंकि तुम एक दफा मुझे धोखा दे चुके हो। वो तुड़की। तुम घर क्यों आई? शिराज ने बात घुमानी चाहिए थी। तुम्हारी बीवी से मिलने, रिशा ने कहा। बस मिल लिया? शिराज उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी फारेस इंटरप्राइजेज में काम करती है? उसने पूछा। तुम्हें कैसे पता? शिराज चौंक गया था। कल मैंने इसे वहां देखा था। रिशा ने कहा। तुम वहां क्या करने गई थी? शिराज मुसलसल उसे देख रहा था। फारेस इंटरप्राइजेज का चेयरपर्सन मेरा फर्स्ट कजन है, हनान फारिस। रिशा ने बड़ी रौनक से कहा था। शिराज बस सर हिलाकर रह गया था। मिस फाकिया नहीं आई आज? उसने फाकिया की हाजिरी वाला खाना खाली देखकर अपने चपरासी को बुलाया था। आई हुई हैं साहब जी, चपरासी ने कहा। तो हाजिरी क्यों नहीं लगाई? उसने फिर पूछा। पता नहीं साहब जी, सुबह से अपनी कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी हैं। 10 डब्बे जूस के मंगवा कर पी चुकी हैं, चपरासी ने बताया। जूस के डब्बे? वो हैरानी से बोला। जी साहब जी, जब परेशान होती हैं तो जूस ही मंगवा कर पिए जाती हैं, ठंडा ठार मैंगो जूस। उसने कहा। भेजो इन्हें। वो सर हिलाकर बाहर निकल गया और कुछ देर बाद वो अंदर चली आई। हाजिरी क्यों नहीं लगाई अभी तक? उसने एक नजर उसके बेजाज से चेहरे को देखते हुए पूछा था। जहन में नहीं रहा, वो सर झुकाकर बोली। हनान ने रजिस्टर उसके सामने कर दिया। फाकिया ने चुपचाप साइन कर दिए। तबीयत ठीक है? उसने फिर पूछा था। जी। फाकिया ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से वाजे हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत पिछले कई दिनों से ऐसी ही थी, मुजहमल सी, बेजार सी। वो कई दफा शिराज को डॉक्टर के पास जाने का कह चुकी थी, लेकिन वो टाल मटोल कर जाता था। रिशा वो हातिम मंजिल गए 1 माह से ज्यादा हो गया था। इस दौरान उसकी हनान से बस 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। वो तो हर लिहाज से टेंशन फ्री हो चुकी थी। ना तो अब उसके सर पर हातिम कुरैशी की शादी वाली तलवार थी और ना ही हनान की तरफ से कोई रोक टोक थी। खुला का मुतालबा तो वो तब करती जब हनान की तरफ से कोई प्रेरित दिखाई देती, लेकिन फिलहाल तो रावी चैन ही चैन दिख रहा था। वो और शिराज पूरी तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। आए दिन कहीं ना कहीं लंच, डिनर, डांस पार्टीज, लॉन्ग ड्राइव्स, फॉरेन टूर्स। उस दिन भी वो ऑफिस से निकलने लगा था जब उसे हातिम कुरैशी की कॉल आ गई। अभी मिल सकते हो बरखुरदार? वो पूछ रहे थे। खैरियत तो है मामू जान? वो परेशान हो गया। हाँ, दिखने में तो खैरियत है, घर आ जाओ, उन्होंने कहा। वो घर जाने के बजाय सीधा हातिम मंजिल ही चला आया। हातिम कुरैशी उसे टीवी लॉन्च में मिल गए थे। रिशा से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। नहीं। उसके आगे चाय का कप नौरीन ने रखा था। नहीं तो? उसे हैरानी हुई। तो फिर 2 माह से यहाँ क्यों रह रही है? उन्होंने इस्तफसार किया। मामू जान, उसने कहा कि उसका दिल नहीं लगता वहाँ, उसे आप दोनों के साथ रहना है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जल्दी से बात बनाई थी। आज मुसलसल 20वां दिन है हमें उसकी शक्ल देखे। सुबह वो कब उठती है कोई पता नहीं, रात को कब वापस आती है कोई पता नहीं, कब वो बाहर के दौरों पर निकल जाती है कोई खबर नहीं। इस तरह दिल लगा रही है वो हमारा और अपना। वो कहते चले गए। हनान बिल्कुल खामोश था। ये देखो,
इस तरह दिल लगा रही है वो हम सबका। उन्होंने एक मैगजीन उसके सामने फेंका था। वो रिशा का कोई फॉरेन शूट था। रिशा और शिराज एक दूसरे के इंतहाई करीब। वो किसी परफ्यूम कंपनी का फोटोशूट था। शिराज बिना शर्ट के रिशा को अपने बाजुओं में लिए खड़ा था और रिशा उसके सीने से लगी इस परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। हनान इन से नजरें भी ना मिला सका था। कौन है ये लड़का हनान फारिस? उन्होंने सवाल किया था और वो जवाब ना दे सका। आज तक तुम्हारे इतने करीब आई है वो? तुम्हारे साथ हैं इस कदर कुर्बतें उसकी? तुम्हारे साथ हैं उसकी इस कदर बेबाकियां? तुम्हारे साथ वो एक भी दफा गई है किसी फॉरेन टूर पर? वो पूछते जा रहे थे और हनान चुप था। मैं अपनी गलती मानता हूँ हनान, वो मेरी एक ही बेटी थी। मैं आंखें बंद करके उसका हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करते चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो मेरे सर पर बैठ गई। वो मेरी एक भी नहीं सुनती हनान। मैंने सिर्फ इसलिए उसे शादी के बंधन में बांधा कि शायद वो अपने शौहर से थोड़ा डर कर रहेगी, शायद वो उसकी थोड़ी हया कर लिया करेगी। लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारे भी सर पर बैठ गई है हनान, या फिर तुमने अपनी मर्जी से उसे अपने सर पर बिठा लिया है। वो बोले, मैंने बस इसकी खुशी का एहतराम किया था मामू जान। वो धीरे से बोला था। वो मुझे जितना बेवकूफ़ समझती है ना, मैं इतना हूँ नहीं हनान। मुझे क्या पता नहीं है कि उसने तुमसे शादी क्यों की। 20 सालों से तो उसे कभी तुम नजर आए नहीं और अब एकदम डायरेक्ट मुझे हनान से शादी करनी है। इसे बस मुझे मुतमईन करना था और उसने कर दिया। शौहर के रूप में उसे मट्टी का एक माधु चाहिए था जो उसे मिल गया। वो सच कह रहे थे। लेकिन क्या तुम भी उसकी तरह मुझे बेवकूफ़ी समझते हो हनान? क्या मैंने यूं ही आंखें बंद करके उसकी ख्वाहिश पर उसे तुम्हें सौंप दिया? नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था कि तुम उसे एक शौहर की तरह डील करोगे, एक दोस्त या एक आशिक की तरह नहीं। उन्होंने कहा, मैं इस पर जबरदस्ती कैसे करूं मामू जान? वो बेबस हो गया। क्या मतलब है कैसे करूं? कैसे करते हैं शौहर बीवियों के साथ जबरदस्ती? कैसे लाते हैं बिगड़ी हुई बीवियों को राह रास पर? इन्हें गुस्सा आ गया। वो आपका खून है मामू जान, बाद में आपको ही गिला होगा। उसने कहा, मुझे तब गिला होगा हनान जब वो यहाँ रहेगी और ये सब करती रहेगी। उसका शौहर उसे अपने साथ लेकर जाए, वो उसके साथ रहे और उसकी इजाजत से ये सब करे, तो मुझे कोई गिला नहीं। उन्होंने कहा। हनान खामोश हो गया था। उस दिन भी उसकी तबीयत बहुत नंढाल थी। सुबह से 2 बार क्या कर चुकी थी। बड़ी मिन्नत समाजत करके उसने शिराज से 1 घंटे का वक्त लिया था। मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूंगा, 1-2 काम निपटा लूं। वो उसे यकीन दहानी करवा कर निकल गया था। फाकिया उसके आने की उम्मीद पर ऑफिस चली आई, पर अभी पूरी तरह कुर्सी पर बैठी भी नहीं थी कि हनान का बुलावा आ गया। वो थके थके कदमों से उसके ऑफिस चली आई। हनान कुर्सी की पुर से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। जी सर, उसने कहा। फाकिया, आज 11 बजे एक मीटिंग है, ये उसका एजेंडा है। प्लीज इस मीटिंग के तमाम लाजमात तैयार करके मेरी टेबल पर पहुंचा दें। उसे खुद से भी ज्यादा थका हुआ लगा। ओके सर, धीमे से लहजे में कहते हुए वो बाहर आ गई। 11 बजे तक उसने मीटिंग से मुतालिक तमाम फाइलें और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए और इस दौरान उसने शिराज को कोई 50 दफा कॉल की, लेकिन जवाब देता रहा। 11 बजे जब वो सब कुछ लेकर उसके ऑफिस में पहुंची तो एक नया हुक्म सादिर हो गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मिस फाके, आज की मीटिंग में आप मेरी जगह ब्रीफ कर दीजिएगा। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। सर, मेरी तबीयत कुछ, वो होले से मिनमिनाई थी। क्या? हनान को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ नहीं सर। वो चुप कर गई। 10 मिनट में वो दोनों हॉल पहुंच गए। वहां जाकर हनान खुद तो कुर्सी की पूछ से टेक लगाकर अपनी इज्जत का मातम मनाने में मसरूफ हो गया, जबकि फाकिया की शामत आ गई। अलिफ से लेकर ये तक सारी ब्रीफिंग उसी ने दी। खुदा खुदा करके 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करके जब वो बाहर निकली तो उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था। शिराज का सेल ही बंद हो गया था। वो बार बार अपनी आंखों में आया पानी साफ कर रही थी। पार्किंग एरिया में खड़े हनान की गाड़ी तक आते आते उसकी बस हो गई। हनान ने अभी अपनी तरफ का दरवाजा खोला ही था कि वो लहराकर जोरदार आवाज से उसकी गाड़ी के बोनट पर गिरी थी। फाकिया, हनान के तोते उड़ गए थे। फाकिया, क्या हुआ? वो पूरी तरह होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। हनान ने उसे बाजुओं में उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। उसका बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। लेडी डॉक्टर ने उसे ड्रिप्स लगाई, कुछ टेस्ट किया और फिर मुस्कुराते हुए हनान की तरफ मुड़ी। वो उसके एन सामने कुर्सी पर बैठा था। मुबारक हो मिस्टर हनान, आपकी मिसेज उम्मीद से हैं। वो उसे ना जाने क्या समझ। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी हैं। उसने जल्दी से वजाहत दी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद। डॉक्टर थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई। बहरहाल मैंने ये मेडिसिन लिख दी हैं, इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वहाँ से फारिग हो गए। हनान ने उसके नाना के बावजूद उसे मेडिसिन भी खरीद दी थी। पूरा रास्ता वो कुछ नहीं बोली। उसे हनान से सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर हनान ने ही बात शुरू की। मैंने आपको बताया था पर आपने सुना ही नहीं। उसने सर झुका लिया। दरअसल मैंने आज शिराज के साथ चेकअप के लिए जाना था, लेकिन वो आई ही नहीं और फिर आपने मीटिंग का कह दिया तो इसलिए वो एक नज़र उसे देखकर बोली थी, अभी मेरे सर चढ़ जाती तुम। हनान मुस्कुराते हुए बोला। सुबह से क्या खाया है? उसने पूछा। जूस पिया था, वो धीरे से बोली। हनान ने एक नज़र उसे देखते हुए गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोक दी। आओ कुछ खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो फाकिया के इनकार के बावजूद उसे जबरदस्ती अंदर ले आया। क्या खाओगी? उसने पूछा था। जो मर्जी मंगवा लें, उसने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए कहा। हनान ऑर्डर देने में मसरूफ हो गया और वो इधर उधर देखने में अचानक ही उसकी नज़र हनान की पुश्त पर मौजूद टेबल की तरफ गई थी। वो शिराज ही था।
उसकी तरफ रुख किए बैठा था और साथ में उसने एक नजर हनान को देखा। वो अपने सेल में खोया हुआ था। साथ वही थी मशहूर कमर्शियल एंड फैशन मॉडल रिशा हातम। वो दोनों हंस रहे थे, इंतहाई खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। उसने यूं ही शिराज का नंबर मिला लिया। बेल जा रही थी। शिराज ने एक नजर सेल की तरफ देखते हुए उसे ऑफ कर दिया था। फाकिया की आंखों में पानी भर आया। बस ये वक़्त थी उसकी, बस इतनी सी। उसे टिश्यू से आंखें साफ करते देखकर हनान एकदम चौंक गया। क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। कुछ नहीं सर, बस मुझे जल्दी घर छोड़ दें प्लीज। वो खुद पर काबू पाते हुए बोली। हाँ बस खाना खाकर चलते हैं। हनान उसके लिए काफी फिक्रमंद था। कुछ ही देर बाद रिशा और शिराज वहां से उठकर चले गए। उसने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए रिशा को कॉल की थी। सद शुक्र कि उसने कॉल रिसीव कर ली। बोलो हनान। वो आवाज से ही बहुत मसरूफ लग रही थी। घर कब आना है मिसेस हनान फारिस? उसने पूछा। एक लम्हे को तो वो बोल ही ना सकी। क्या मतलब? उसने पूछा। मैंने कहा घर कब आना है। हनान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या करना है मुझे घर लाकर? रिशा ने कहा। क्या मतलब क्या करना है? बीवियां शादी के बाद अपने शौहरों के घर में ही रहती हैं। हनान ने कहा। हनान तुम कहना क्या चाहते हो? वो तंग आ गई। बस इतना कि घर वापस आ जाओ। उसने कहा। तुम्हें डैड ने कुछ कहा है? वो ताड़ गई। जिसने भी कहा तुम बस वापस आओ, तुम्हें जो करना है यहाँ रहकर करो। हनान ने कहा। हनान हमने सिर्फ एक डील की थी, हमारा रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, समझे तुम? उसे गुस्सा आ गया। ठीक है फिर आज शाम तक ये बात मामू जान को समझा दो, वरना मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। हनान ने जरा सजनिश की सी अंदाज में कहते हुए कॉल काट दी थी। शिराज ने नया घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों में वे सारे मामला तय करके रुकैया और फाकिया दोनों को वहां ले आया। वहां से फाकिया को फारिस इंटरप्राइजेज जरा दूर पड़ गई थी। इस दिन रात को खिलाफ मामूल वो घर पर ही था। फाकिया उसे चाय का कप पकड़ाते हुए उसके पास ही बैठ गई। वो पूरी तरह अपने सेल में खोया हुआ था। शिराज। फाकिया ने धीरे से उसका बाजू हिलाया। हाँ। शिराज ने सेल पर से नजरें हटाए बगैर कहा था। शिराज मैं जॉब छोड़ दूं? उसके कहते ही वो एकदम चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। यहाँ से कंपनी बहुत दूर पड़ती है, मुझे सफर ज्यादा हो गया है, ऊपर से प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। अब तो माशाल्लाह आपके पास ढेरों ऑफर्स हैं, नया घर भी ले लिया है। मैं अगर अब जॉब ना भी करूँ तो? शिराज ने उसकी पूरी बात भी ना सुनी। देखो फाकिया, मुझे बस ये बता दो कि मैं अपने काम के लवाजमात का खर्चा उठाऊं या तुम्हारा? उसने कहा। फाकिया चुप हो गई। तुमने ही मुझसे वादा किया था कि कभी मेरे पैर का कांटा नहीं बनोगी, तुम अपना और अपने घर वालों का खर्चा खुद उठा लोगी। शिराज ने कहा। तो उठा नहीं रही हूँ शिराज, लेकिन मेरी तो हालत देखें। वो बेबसी से बोली। इसका तीसरा महीना चल रहा था, तबीयत हर वक्त बोझल और नढाल हुई रहती थी। फाकिया यार, मैंने अभी नया घर खरीदा है, अभी तो इसके साथ इतने इसके पैसे भी नहीं दिए। तुम प्लीज अभी जॉब ना छोड़ो, कुछ अरसा और मेरा साथ दे दो। शिराज ने उसके दोनों हाथ थाम के कहा और फाकिया बस एक नज़र उसके चेहरे को देखकर रह गई थी। वो और हनान परसों होने वाली मीटिंग से मुतालिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जब चपरासी उस दिन का अखबार और इस हफ्ते का संडे मैगजीन लिए उसके ऑफिस में चला आया। यहाँ रख दो, एक नज़र चपरासी को देखते हुए कहा और हनान दोबारा उसके साथ डिस्कशन में मसरूफ हो गया था। यूं ही अपने सामने पड़े मीटिंग एजेंडे से नज़र हटाते हुए उसने एक नज़र फाकिया की तरफ देखा। वो हनान को तो सुन ही नहीं रही थी, बस फटी फटी नज़रों से अपने सामने पड़े मैगजीन के टाइटल कवर को देखे जा रही थी। हनान ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खुला ही था कि नज़र मैगजीन की तरफ चली गई। रिशा और शिराज, होश उड़ा देने वाला मंजर, एक दूसरे के बेहद करीब। वो किसी हेयर शैम्पू का फोटोशूट था। शिराज ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में मुकीद किया हुआ था और वो अपने बाल उसके चेहरे पर गिराए उस पर झुकी हुई थी। हनान पानी पानी हो गया, उसे एकदम कहर चढ़ा था। उसे यूं घूर घूर कर देखने से मुझे शर्मिंदा करना बंद करोगी तुम? वो फाकिया पर चढ़ दौड़ा। उसकी आंखें एकदम लबालब भर गईं। गेट लॉस। उसने हाथ मारकर मेज पर पड़ी फाइलें तितर बितर कर दी थी। फाकिया चुपचाप उठ खड़ी हुई, होले होले चलती हुई दरवाजे तक आई और फिर रुकी। सर, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही थी, मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही थी। उसके आंसू निकल आए। हनान दम बखुद रह गया था। क्या मतलब? क्या ये तुम्हारे? वो बात मुकम्मल ना कर सका। ये मेरे शौहर हैं। वो बेदर्दी से गाल रगड़ते हुए बाहर निकल गई थी। हनान अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया था। कुछ लम्हों बाद अपनी कुर्सी से उठा और बाहर निकल आया। वो दोनों टांगे कुर्सी पर चढ़ाए, उसकी पुल से टेक लगाए, आंखें बंद किए, जूस पर जूस अपने अंदर उड़ेल रही थी। अच्छा सॉरी, अब मेरे सर चढ़कर अपने हक हलाल की कमाई यूं जूस के डब्बों पर हराम ना करो। वो उसके मेज के पास खड़ा होकर बोला था। फाकिया बस नम आंखों से उसे देखते हुए खड़ी हो गई। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, वो वाकई नादिम था। कोई बात नहीं सर, इससे ज्यादा वो और क्या कहती। इसे रिशा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। रात तक वो अपने ऑफिस में बंद होकर बैठा रहा। न खाने का होश था न पीने का। बार बार नजर उस मैगजीन की तरफ जा रही थी। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब उसने रिशा को कॉल की। कहाँ हो? उसका लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। घर। क्यों, क्या हुआ? हनान ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी और धुआंधार गाड़ी चलाता हातिम मंजिल आया। हातिम, कुरैशी और नौरीन डिनर कर रहे थे। वो इन दोनों को सलाम करता हुआ रिशा के कमरे की तरफ आ गया। वो अपने बिस्तर पर ऊंधी लेटी हुई फुल टाइम शिराज से खुशगपियों में मसरूफ थी। उसे अपने सर पर खड़ा देख चौंक गई। क्या हुआ है? उसने सेल कान से हटाते हुए पूछा। उसे बंद करो।
हनान ने कहा। रिशा ने बादल नाख्वासा कॉल काट दी। हुआ क्या है? वो बिस्तर से उठते हुए बोली। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो, हनान ने कहा। रिशा हैरान रहेगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो इस लहजे में बात कर रही हो। उसे गुस्सा आ गया। रिशा घर चलो, उसने हते अलमकान अपने लहजे को धीमा रखने की कोशिश की थी। नहीं जाऊंगी, सुबह ही तुमसे खुला। हनान ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी, तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा और सोफे पर पड़ा, स्टॉलर उठाकर जोर से उसके मुंह पर बांध दिया। फिर इंतहाई सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे घसीटता हुआ नीचे ले आया। रिशा अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो यूं ही उसे लिए हातिम कुरैशी और नरीन के पास से गुजर गया। वो दोनों एक लफ्ज भी नहीं बोले। रात के 11 बज रहे थे जब वो उसे साथ लेकर घर आ गया। लाउंज में आते ही उसने रिशा को सोफे पर धक्का दिया था। रिशा इंतहाई गुस्से से अपने मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। क्या बेहूदगी है ये, वो गला फाड़कर चिल्लाई थी। जो बेहूदियां तुमने फैला रखी हैं उनके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं, हनान ने कहा। मैं जो मर्जी करूं, तुम आखिर होते कौन हो मेरे साथ यूं जबरदस्ती करने वाले, वो चिल्लाई। तुम्हारा शौहर, समझी? हनान उसकी तरफ आया था। तुम्हारा ये जाम भी सुबह ही खत्म करती हूँ मैं, खुला लेकर। वो तड़पी थी। अच्छा, मुझसे खुला लेने के बाद किसके पास जाओगी? हनान ने पूछा। जिसके पास मर्जी जाऊं। वो खड़ी हो गई थी। जिसे चुन रखा है ना तुमने, वो शादीशुदा है मिसेज रिशा, हनान, और एक बच्चे का बाप बनने वाला। हनान ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा तो वो सुन रह गई। एक बच्चे का बाप? उसके लबों से सरगोशी सी निकली थी। खुदा के लिए बस कर दो रिशा, बख्श दो उसकी मासूम बीवी और बच्चे को। हनान उसे तासुब से देखते हुए ऊपर चला गया था और रिशा, वो बेजान सी होकर वहीं सोफे पर गिर गई। शिराज, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। उसे रह रहकर शिराज पर गुस्सा आ रहा था और मैं क्यों उसकी बातों में आ गई। उसे खुद पर भी अफसोस हो रहा था। वो उस दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। शिराज अभी तक बिस्तर में घुसा हुआ था और वो जल्दी से अपना बैग कंधे पर डालते हुए दरवाजे की तरफ आ गई। रिशा उसके घर की दहलीज पर खड़ी थी। शिराज है? फाकिया की हालत उसे उसके इन तमाम सवालात के जवाबात दे गई थी जो वो शिराज से पूछने आई थी। जी अंदर हैं, फाकिया ने कहा। मैं उससे 2 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? रिशा ने पूछा था। जरूर, तशरीफ लाएं। फाकिया एक तरफ होकर उसे रास्ता दे दिया। उसे लाउंज में छोड़कर वो शिराज को उठाने चलेगी। तुम यहाँ? वो बेहद बौखलाया हुआ बाहर निकला था। फाकिया बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी। तुम ऑफिस जाने लगी थी? रिशा को अंदाजा हो गया। जी, उसने कहा। तो चली जाओ, मुझे बस इससे एक जरूरी बात करनी है। रिशा का इंतहाई उखड़ा पर पुरगरूर लहजा देखकर फाकिया ने उससे मजीद बात करने की जरूरत ही महसूस ना की। बस चुपचाप उसके सते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बाहर निकल गई। रुकैया बेगम अभी तक अपने कमरे में ही थी। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला शहराज, वो तनफन करते उस पर चढ़ दौड़ी। क्या मतलब? शहराज समझ ना सका। तुमने कहा था तुम्हारी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तुम कभी अपनी बीवी के करीब नहीं गए, फिर आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? रिशा को उस पर शदीद गुस्सा था। रिशा सुनो तो, वो उसकी तरफ आया था। क्या सुनूं शिराज, आखिर और कितने झूठ बोलोगे तुम? ना जाने क्यों रिशा की आंखें भीग गई थी। रिशा मेरी जान, मेरी बात सुनो। वो बस एक शिराज उसे मना नहीं पा रहा था। बकवास बंद करो और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो। वो उसे वार्निंग देते हुए वहां से निकल गई थी। पूरा 1 हफ्ता हो गया था उसे घर में मुकीद हुए। सेल मुसलसल बंद किया हुआ था। बाहर की दुनिया से हर राब्ता मुनक़ता हो गया था और शिराज की शक्ल तक ना देखने की कसम खा रखी थी। मुसलसल 1 हफ्ते से वो हनान के घर पर ही थी। उस दिन भी वो रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस से घर आया तो वो सोफे पर आड़ी तिरछी होकर बैठी टीवी देख रही थी। हनान बस एक नजर उसे देखता हुआ ऊपर चला गया। वो उससे बात ही नहीं कर रहा था, शायद अपनी बिगड़ी हुई बीवी को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहा था। वो फ्रेश होकर नीचे आया, अपने लिए चाय का एक कप बनाया और धीरे से उसके साथ सोफे पर आ बैठा। रिशा कुछ देर तो वैसे ही सोफे की पूछ से टेक लगाए बैठी रही, फिर धीरे से उठी और अपना सर हनान के कंधे पर रखकर उसके बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई। तुम नाराज हो? उसने पूछा था। हनान का दिल एकदम डगमगा गया। वो तो उसका बरसों का ख्वाब थी। तुम्हें क्या लगता है? हनान ने कहा। अच्छा सॉरी। रिशा ने रिमोट एक तरफ फेंकते हुए अपने दोनों बाजू उसके गिर्द बांध दिए। हनान की बस हो गई, शायद उसके लिए इतनी सजा काफी थी। धीरे से चाय का कप मेज पर रखते उसने रिशा का होशरुबा सरापा अपने बाजुओं में भरा था। अब क्या सोचा है तुमने? उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। रिशा ने बोलने के बजाय अपने दोनों बाजुओं की गिरफ्त उसकी गर्दन पर मजबूत कर दी, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। इस लम्हे उसे शिराज की बेवफाई बुरी तरह चुभ रही थी। पूरा हफ्ता हो गया था उसे मातम मनाते। शिराज की तरफ से भले ही कोई दिली वाबस्तगी ना होती, लेकिन उसने वाकई दिल लगाया था। शिराज पर उसके एक झूठ के बावजूद एतबार किया था। इस लम्हे हनान की मजबूत बाजुओं की आगोश में उसे टूटकर शिराज की बेवफाई पर रोना आया था। रिशा, हनान को लगा जैसे उसकी शर्ट भीग रही है। मेरी जान, रो क्यों रही हो? वो उसके चांद चेहरे पर अपने होंठ सख्त करते पूछ रहा था। सॉरी। वो दोबारा से उससे लिपट गई। ऊपर ले चलूं? वो उससे पूछ रहा था। ले चलो। रिशा के कहते ही वो उसे बाहों में उठाकर खड़ा हो गया। बाद में गुस्सा तो नहीं करोगी? वो बोला। नहीं करती। रिशा, उसके लबों का सामना करना दोबार हो गया था। सुबह उठकर ये तो नहीं कहोगी कि ये बस एक पेपर मैरिज थी? वो उसे बिस्तर पर गिराते हुए पूरी तरह उस पर हावी होते जा रहा था। नहीं कहूंगी। रिशा का वजूद ही काफी था उसे पागल करने के लिए और वो पागल होता जा रहा था। आखिर वो आज उसे एक शूटिंग साइट पर मिली गई थी। इसके इसरार करने पर तो वो कभी भी उससे बात ना करती। सो कोई खेल ही खेलना था। मेकअप मैन की मुट्ठी गर्म करके उसने रिशा के साथ तन्हाई में चंद मिनट खरीद लिए। वो वक्फे के बाद मेकअप रूम की तरफ गई तो एकदम ही उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। तुम?
निकलो यहाँ से, उस पर चढ़ दौड़ी थी। ऋषा मेरी बात सुनो, वो तीर की तरह उसकी तरफ आया था, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। वो पीछे को हटते हुए बोली, ऋषा सुनो। शिराज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो लड़खड़ाकर उसके सीने से आ लगी। ऋषा मेरी जान। उसने मजबूती से अपने दोनों बाजू उसके नाजुक वजूद के गिर्द बांधकर गिरफ्त मजबूत कर दी। शिराज छोड़ो। वो उसके चुंगल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी जान, मेरी ऋषा। वो उसे खुद में समूहे बड़े जुनून से उसके चेहरे को चूमते चला गया और ऋषा की हर पेशरफ्त बेकार चली गई। शिराज उसने एक आखिरी एहतजाजी कोशिश करना चाही थी। ऋषा, जिसे शिराज ने उसके लबों को अपने लबों में कैद करते हुए खत्म कर दिया था, वो इस वक्त उसे खुद में काबू किए खड़ा जब तक ऋषा का वजूद ढीला नहीं पड़ गया। तुमने झूठ बोला। उसकी आंखें भर आई थीं। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार, बहुत ज्यादा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। वो उसे आजाद नहीं कर रहा था। बस कुछ दिन और एतबार कर लो मुझ पर। उसकी डिलीवरी होते ही उसे तलाक दे दूंगा, पक्का वादा। वो उसे एक बार फिर झांसे में ला रहा था। प्यार करती हो ना मुझसे? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। और ऋषा, वो आखिर कैसे छुपाती उसकी बेतहाशा मोहब्बत को? वो आखिर कैसे कह देती कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं? नहीं कह सकी। मुझसे दूर ना जाया करो ऋषा, मेरा बदन टूटने लगता है। लत पड़ गई है मुझे तुम्हारी। वो जानता था कि ऋषा उससे दिल लगा बैठी है, सो वो उसे जेर करता जा रहा था। वो अपनी निशस्त पर बैठी थी जब उसे हनान का बुलावा आ गया। उसकी प्रेगनेंसी के आखिरी दिन चल रहे थे। बस आजकल में वो उसे छुट्टी मांगने ही वाली थी। जी सर। वो अंदर आते हुए बोली, मिस फाकिया, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे एक फेवर दे सकती हैं? उसने कहा, जी सर जरूर। वो बोली, आज रात एक बहुत बड़ी बिजनेस गैदरिंग है। कई कंपनियों के चेयरमैन और ऑनर्स वहां मौजूद होंगे। बहुत सारे टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का तबादला भी होगा। अगर मुमकिन हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? उसने पूछा। सर इश्यू तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पर भी तो आती ही हूँ, लेकिन इतनी रात को आऊँगी कैसे? वो बोली। नो प्रॉब्लम, मैं आपको पिक भी कर लूँगा और ड्रॉप भी कर दूंगा। दरअसल फाकिया, कुछ कसूर आपका है और कुछ मेरा। मैंने कुछ ज़्यादा ही खुद को आप पर डिपेंडेंट कर लिया है और अब अक्सर चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं होती और आप क्लियर कर देती हैं। वो कहता चला गया। कोई बात नहीं सर, वो कहते हैं ना कि नौकर क्या और नखरा क्या। वो धीरे से बोली थी। हनान ने पहली बार नजर भरकर उसकी तरफ देखा। वो आम सी शक्ल और सूरत की इंतहाई सादा सी लड़की थी, लेकिन उसकी गहरी स्याह आंखों में बला की चमक थी। उसकी पुरवकार चेहरे पर बला की जहानत थी। उसकी खूबसूरती की शायद खूबसूरती की जरूरत भी नहीं थी। वो उसकी यूं मुसलसल देखने पर सिटपटा सी गई। ठीक है सर, मैं चली जाऊंगी आपके साथ। उसने बात खत्म करना चाहिए थी। हनान धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आम सेक्रेटरियों की तरह कभी उसके ऑफिस में देर तक रुकने के बहाने नहीं ढूंढे थे। बस अपने काम से आती और काम होते ही चली जाती। कभी घंटों उसके साथ बैठकर गप्पे नहीं मारी, कभी अपने काम के साथ नाइंसाफी नहीं की। एक पर्सनल सी बात पूछूं आपसे फाकिया? वो आज पहली बार उसके साथ इतना खुल रहा था। जी सर। वो बोली, आपके हस्बैंड का रवैया कैसा है आपके साथ? उसने पूछा और फाकिया फौरन से जवाब नहीं दे सकी। अगर नहीं बताना चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है। वो उसकी खामोशी को ना जाने क्या समझा। सर दरअसल हम हकीकत से कितना भी मुंह छुपाएं, वो फिर भी हकीकत ही रहती है। और ये हकीकत है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और ये भी हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग है। वो फिलहाल मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, बचपन की मंगनी थी इसलिए मजबूर हो गए। वो इतना कहकर चुप हो गई। हनान उसकी बात समझ गया था। ठीक है मिस फाकिया, आप जा सकती हैं, उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा था। पूरे 10 बजे उसने फाकिया को उसके घर से पिक कर दिया। शिराज का कोई अता पता नहीं था। रुकैया बेगम सो चुकी थी। उसने इन्हें अपनी मीटिंग के बारे में बता दिया था। नफीसा सूट पहनकर उसने अपना आप बड़ी महारत से एक शॉल में छुपा रखा था। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। शहर के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। हातिम कुरैशी भी आए हुए थे। हनान ने फाकिया से भी इनका तारुफ करवाया। ये ऋषा के फादर हैं, उसने जरा जोर देते हुए कहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक हनान की नजर दरवाजे से अंदर आती ऋषा पर पड़ी। उसके पीछे ही शिराज अंदर दाखिल हुआ था। वो एकदम चौंक गया। उसे तो लगा था कि सब ठीक हो चुका है। ऋषा को उसके घर आए 1 माह से ऊपर हो चला था। वो दोनों एक दूसरे में मगन चलते हुए काउंटर पर चले गए। रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने कुछ देर बाद एक चाबी शिराज के हवाले कर दी। हनान सुन रह गया था। शिराज ने बड़े हक से उसका हाथ थामा और वो दोनों सीढ़ियां चढ़ गए। वो हातिम कुरैशी से नजरें बचाता हुआ इन दोनों के पीछे आया था। शिराज ने 3rd फ्लोर पर आकर एक कमरा खोला और ऋषा को अंदर जाने का इशारा कर दिया। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई थी। शिराज ने उसके पीछे अंदर जाते हुए दरवाजा लॉक कर दिया था। हनान कुछ दूर सीढ़ियों पर हक्का बक्का खड़ा रह गया था। बात तो फिर वहीं की वहीं थी। ऋषा ने उसको भी मुतमईन कर दिया था और अपने चस्के भी इसी तरह पूरे कर रही थी। अचानक एक वेटर जूस के 2 गिलास लेकर ऊपर आया। हनान ने धीरे से कुछ नोट उसके हाथ में पकड़ाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया था। वेटर ने दरवाजा नॉक किया। कौन? शिराज ने पूछा। रूम सर्विस, वेटर ने कहा। जाओ अब, हनान ने उसे कहा और कुछ देर बाद शिराज ने दरवाजा खोल दिया। वो बिना शर्ट के दरवाजे में खड़ा था। अपने सामने 3 पीस में मलबूस हनान फारस को देखकर बौखला सा गया। हनान एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए 2 कदम आगे को आया था। ऋषा जिस हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी वो उसे शर्म से पानी पानी कर गई। वो उसे देखकर एकदम गड़बड़ा गई थी। फाकिया, इससे पहले कि वो उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर जाता, उसने अपने पीछे शिराज की आवाज़ सुनी थी।
वो एकदम पलटा। फाकिया ऐन दरवाजे के सामने खड़ी थी, फटी आंखें, खुले लब, और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए फर्श पर बैठती चली गई थी। फाकिया शिराज एकदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फाकिया ने उसका बढ़ा हुआ हाथ एकदम झटक दिया। अपनी पूरी हिम्मत जमा करके दोबारा खड़ी हुई और सीढ़ियों की तरफ वापस मुड़ गई, लेकिन उसकी चीख सुनकर हनान सीढ़ियों की तरफ भागा था। वो बेहोश हुए जा रही थी। हनान उसी वक्त उसे बाजुओं में लिए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा था। उसे 1 घंटा हो गया था लेबर रूम के बाहर खड़े हुए। ना तो उसके पास फाकिया के घर का कोई नंबर था और ना ससुराल का। शिराज ना जाने कहाँ था। उसने मुड़कर फाकिया का अता पता पूछने की भी जहमत नहीं की थी। फाकिया का बैग भी होटल में ही रह गया था। उसकी तकलीफ आमेज चीखें हनान को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अचानक उसे नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई और वो एकदम चौंक गया। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर लेबर रूम से बाहर निकली और वो तीर की तरह उसकी तरफ भागा था। मुबारक हो मिस्टर, आप एक बेटे के बाप बन गए हैं। वो उसे वही समझी जो समझना चाहिए था। मैं इनका शौहर नहीं। उसकी बात दरमियान में ही रह गई थी। नर्स ने सफेद कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा वजूद उसके बाजुओं में डाल दिया। वो बस हक्का बक्का इस छोटे से मोम जैसे गुड्डे को देखता रह गया। आंखें ना जाने क्यों भर आईं, होंठ ना जाने क्यों लरज उठे। वो बस उसकी पेशानी चूमकर रह गया। उसे बाजुओं में लिए उसने एक नजर लेबर रूम की तरफ देखा। वो नढाल सी बिस्तर पर पड़ी थी। इन्हें थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, नर्स ने कहा। तभी उसका ड्राइवर फाकिया का बैग लेकर आया और उसने रुकैया और कुदसिया दोनों को कॉल कर दी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों पहुंच गए। हनान वो बच्चा उनकी गोद में डालकर अस्पताल का सारा बिल पे कर चुका था और चुपचाप घर वापस आ गया। रिशा वहां नहीं थी। वो अपने ऑफिस में था जब चपरासी उसकी मेज पर एक लिफाफा रख गया चला गया था। उसने खोला और सुन बैठा रह गया था। वो कोर्ट की तरफ से नोटिस था। रिशा ने उसके खिलाफ खुला का केस दायर कर दिया था। अगर मैंने रिशा को तलाक दे दी तो। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए सोचा। एकदम उसकी नजरों में वो नन्हा सा वजूद उभर आया। वो मोम का गुड्डा, उसकी इंतहाई मासूम माँ। रिशा आज़ाद होते ही शिराज से शादी कर लेती और जाहिर है वो सौतन को तो अपने सर पर कभी भी बर्दाश्त न करती। नहीं रिशा, मैं तुम्हें 2 मासूम जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दूंगा। उसने फैसला कर लिया। उसी रात वो एक बार फिर उसके मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे जबरदस्ती घर ले आया। उस दिन हातिम कुरैशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो रिशा की हरकतों से सख्त परेशान थे। नौरीन ने कॉल करके उसे हातिम की तबीयत खराबी के बारे में बताया। वो अस्पताल में थे। हनान उसी वक्त उनसे मिलने अस्पताल चला आया। ये क्या मामू जान, वो उनकी जर्द रंगत देखकर दुखी हो गया। उम्र का तकाजा है, वो धीरे से मुस्कुराए थे। मैंने कहा था ना मामू जान कि वो आपका खून है, बाद में आपको गिला होगा। उसने कहा। मैंने गिला तो नहीं किया बेटे, वो बोले, लेकिन आपकी इस हालत से मुझे अपना आप कसूरवार लग रहा है। हनान ने कहा। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे अभी इसी वक्त आज़ाद कर देता हूँ। हनान ने कहा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उन्होंने पूछा। वो शायद उस लड़के से शादी कर ले, तब वो जो करेगी उसकी मर्जी से करेगी। हनान ने कहा। नहीं हनान, ऐसा नहीं होगा। उस लड़के को बस एक सीढ़ी चाहिए। इसे रिशा से कोई सरोकार नहीं है। वो अरूज पर पहुंचकर उसे छोड़ देगा। और रिशा वो है तो मेरा खून, लेकिन ना जाने कैसा निकला। उसे आदत पड़ गई इस सब की, बेजा आज़ादी की, अयाशियों की। वो उससे शादी करके भी राह रास्त पर नहीं आएगी। वो शौहर बन गया तो पाबंदियां लगाएगा और सारा मसला पाबंदियों का ही तो है। और वो कहते चले गए। हनान चुप रह गया था। वो उनकी अयादत करके वहां से निकला तो अचानक एक नर्स उसके पीछे भागी आई। मिस्टर हनान फारस, आपको मैडम बुला रही हैं। वो उसके करीब आकर बोला। हनान हैरान सा उसके साथ हो लिया। वो वही लेडी डॉक्टर थी जिसके पास वो एक बार फाकिया को लेकर गया था। बैठे मिस्टर हनान, आपसे बस एक बात डिस्कस करना थी। उसने कहा। जी डॉक्टर। वो बैठ गया। आप रिशा हातिम के शौहर हैं? उसने पूछा। जी। वो और हैरान हो गया। दरअसल मिस्टर हनान, आप एक बिजनेस सेलिब्रिटी हैं। मेरे शौहर भी बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जानती हूँ। आप एक मरतबा अपनी सेक्रेटरी को मेरे पास लेकर आए थे। वो उम्मीद से थी। आप उसके लिए इंतहाई फिक्रमंद थे। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अपनी सेक्रेटरी के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए इस कदर फिक्रमंदी और अपने खुद के बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। लेडी डॉक्टर ने उसके सर पर धमाका किया था। अबॉर्शन? वो बोल भी ना सका। मुझे शायद ये ना पता चलता कि आप उनके शौहर हैं। अगर मैं उनके केस हिस्ट्री इतनी तफसील से ना पढ़ती। वो अकेली ही मेरे पास आई थी। बकौल उनके आपका वो बच्चा नहीं चाहिए था। लेडी डॉक्टर कहते चलेगी। हनान का दिमाग माउफ हो रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। वो बस इतना ही कह सका और खड़ा हो गया। लेडी डॉक्टर उसके धुआं धुआं चेहरे को देखकर मजीद कुछ ना बोली। वो थके थके कदमों से चलता हुआ अस्पताल से निकल आया। उसकी गाड़ी का रुख घर की तरफ था। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर आ गया। सोफे पर ऊंधी लेटी सेल कान से लगाए हंस हंस कर बातें करती रिशा ने उसका सारा दुख गुस्से में बदल दिया। तीर की तरह वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने जोर से उसके कान से सेल फोन खींचा और दीवार पर दे मारा। ये क्या बेहूदगी है? वो एकदम चिल्लाई थी। जुबान बंद करो अपनी। उसने एकदम रिशा की गर्दन दबोची थी। अबॉर्शन क्यों करवाया? उसने रिशा को दीवार के साथ लगा दिया। गर्दन छोड़ो मेरी। वो मुसलसल उससे अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हनान ने उसे एक झटके से सोफे पर फेंक दिया। तुमसे ज्यादा बेगैरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी रिशा हातिम। नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। वो तनफुर से बोला। इतनी ही नफरत है ना मेरी शक्ल से तो तलाक दे दो मुझे। वो चिल्लाई। एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो बेहया औरत, तलाक तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। उसने जोर से रिशा की कलाई जकड़ी और उसे घसीटता हुआ ऊपर ले आया। छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान। वो हलक के बल चिल्लाई।
हन्नान ने उसे एक झटके से बिस्तर पर धक्का दिया था। सुबह शाम इस कमरे में बंद रहोगी तुम, मैं भी देखता हूँ कैसे खुला लेती हो तुम। वो इस पर पहली बार धाड़ा था। हन्नान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जाने दो मुझे। वो उसके सामने उंगली उठाकर बोली थी। कहाँ जाने दो तुम्हें उस बेगैरत शख्स के पास, जिसे ना अपनी बीवी की परवाह है और ना चंद दिन के बच्चे की। चलो वो तो मर्द है इसलिए बेगैरत है, तुम औरत होकर भी इस कदर बेहया कैसे हो रिशा? वो चीखा था। बकवास बंद करो, वो एकदम धाड़ी और हनान का थप्पड़ उसे खामोश करवा गया। आइंदा मेरे सामने ऐसे गला मत फाड़ना, कातिल औरत। वो उसे नफरत से देखता कमरे से निकला और दरवाजा लॉक कर दिया। रिशा मुसलसल बंद दरवाजा बजाती चली गई। वो उस दिन अपने ऑफिस में था जब उसे फाकिया की कॉल आई थी। हनान ने उसे 20 दिन की छुट्टी ओके कर दी थी। जी मिस फाकिया, कैसी हैं आप? वो बड़ी खुशदिली से बोला था। ठीक हूँ सर। वो दरअसल मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं अब आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। कल तक मेरा इस्तीफा आपको मिल जाएगा। उसे फाकिया की आवाज़ बहुत नढाल सी लगी। खैरियत तो है ना फाकिया? अगर आपको मजीद छुट्टियां चाहिए तो मैं बढ़ा देता हूँ। हनान जल्दी से बोला। वो इस कदर काबिल एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता था। सर, दरअसल मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबी छुट्टी करनी पड़ जाएगी, इसलिए। फाकिया ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या मतलब? वो समझ ना सका। मुझे डाइवोर्स हो गई है सर। फाकिया के अल्फाज उस पर बिजलियां गिरा गए थे। मुझे इद्दत गुजारनी है। हनान को लगा जैसे उसकी आवाज़ भरा रही हो। वो जवाबन बोल भी ना सका। फाकिया चुपचाप कॉल काट गई थी। उसने एक लंबी सांस भरते कुर्सी की पूछ से टेक लगा ली। उसकी मेज़ पर रिशा की तरफ से आया खुला का दूसरा नोटिस भी पड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि शायद रिशा राह रास्त पर आ जाए तो फाकिया का घर बच जाएगा, लेकिन शिराज को वाकई सिर्फ उसकी डिलीवरी तक का इंतजार था। अपने बच्चे की पैदाइश की सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही उसने फाकिया को तलाक दे दी थी। और धीरे से उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने वकील को कॉल की। वकील साहब, तलाक के कागजात तैयार करवाएं, मैं रिशा हातिम को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना सर मेज पर गिराते हुए कहा था। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब वो घर पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अम्मी, रुकैया को आवाज़ें देते हुए उसने एक एक करके सारी लाइटें ऑन कर दी। अम्मी, वो किसी भी कमरे में नहीं थी। इंतहाई परेशान होकर उसने रुकैया का नंबर मिलाया था। हाँ शिराज, उन्होंने रात के इस पहर उसकी कॉल रिसीव कर ही ली। वो जाग रही थी। अम्मी, आप कहाँ हैं? उसने पूछा। फाकिया की तरफ उन्होंने कहा। बता तो देती। शिराज जरा नाराजगी से बोला था। मैं अब यहीं रहूंगी शिराज, मुझे बार बार कॉल ना करना। उन्होंने कहा। क्यों? वो हैरान रह गया। क्योंकि चंद दिन बाद इस लड़की को यहाँ लाकर तू मुझे यूं ही निकाल बाहर करेगा, जैसे फाकिया को किया, जैसे अपने बच्चे को किया। तू क्या फायदा बेइज्जत होकर निकलने का? मैं पहले ही छोड़ा ही तेरा घर। वो कहते चली गई। अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? हजारों लोग अपनी बीवियों को तलाक देते हैं और दूसरी शादी करते हैं, मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करने लगा। वो तड़प गया। यही तो अलमिया है शिराज के, हजारों लाखों लोग में पहली बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब क्यों हो जाते हैं, और बीवी भी फाकिया जैसी नेक सीरत फरमा बरदार बाहया। रुकैया ने कहा। अम्मी, मेरी नहीं बनी उससे, बस। उसने चीख कर कहा। तूने बनानी चाहिए ही नहीं शिराज। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। तेरे जैसे होते हैं जिन्हें नाकदरी और नाशुक्री की सजा मिलती है। नाकदरी की है तूने एक नेक सीरत बीवी की, और नाशुक्री की है औलाद जैसी नेमत की। दोबारा नहीं मिलेगी, देख लेना। उन्होंने कहा। आप मुझे बदुआ दे रही हैं? वो बोला। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे तेरी सजा बता रही हूँ। तुझे ही मुबारक हो तेरा वो बड़ा सा घर, तेरी वो छप्पड़ फाड़ कमाई और तेरी होने वाली बीवी। मैं नहीं आऊंगी अब। उन्होंने कहते हुए कॉल काट दी थी। रात के 10 बज रहे थे जब वो ऑफिस से घर पहुंचा। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील किया, अपने लिए कॉफी का एक मग बनाया और अपने बेडरूम से मुंसलिक टेरेस पर आ गया। बहुत देर सोचने के बाद उसने फाकिया को कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने कॉल रिसीव कर ली। कैसी हैं आप फाकिया? वो बोला। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? फाकिया की आवाज़ उसे आज भी बहुत मध्यम लग रही थी। उस दिन आपसे ठीक से बात नहीं हो सकी। दरअसल मुझे आपकी तलाक का सुनकर इस कदर अफसोस हुआ कि मुझसे बोला ही नहीं गया। उसने कहा और फाकिया खामोश रही। मैं बिजाते खुद आपके घर आना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे आपकी इद्दत के दिनों में आपसे नहीं मिलना चाहिए। फाकिया, मुझे आपके घर टूट जाने का बेहद दुख और अफसोस है। उसने कहा। मेरी किस्मत। वो बोली। बच्चे की खातिर भी समझौता नहीं हो पाया? उसने पूछा। समझौता तो तब होता ना सर, जब इस बच्चे से कोई दिली वाबस्तगी होती या उसके मुस्तकबिल की कोई परवाह होती। जब बंदे को सिरे से कोई सरोकारी ना हो तो समझौता कैसा? उसने कहा। और फाकिया, हम लोग हकीकत से कितना भी मुँह छुपाएं, लेकिन यही सच है कि जिस औरत की वजह से आपका घर उजड़ा वो मेरी बीवी थी। उसने कह ही दिया। नहीं सर, सच ये है कि जिस शख्स की वजह से मेरा घर उजड़ा वो मेरा अपना शौहर था। उसने कहा। लेकिन आप दोनों के बीच तो रिशा ही आई थी ना? हनान ने कहा। रिशा ना आती तो कोई और आ जाती। खुदा का लिखा मेरा नसीब बदल तो नहीं जाना था ना? उसने कहा। हनान चुप रह गया। बहरहाल मिस फाकिया, मुझे आपके यूं दागदार हो जाने का बहुत दुख है। उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। मुझे भी सर। फाकिया ने धीरे से कहते हुए कॉल काट दी थी। वो आज बड़े दिनों बाद हातिम कुरैशी से मिलने आया था। रिशा को तलाक हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। वो दोनों नफूस हस्बे आदत इस शाम चाय लॉन में ही मिलकर पी रहे थे। बड़े दिनों बाद आए हनान। नौरीन ने उसके आगे चाय का कप रखा था। वो बस मुस्कुराकर रह गया। खफा है? उसने हातिम कुरैशी की तरफ देखते हुए पूछा था। क्यों भला?
वो हैरान होकर बोले, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। वो बोला, जिसकी अपनी सगी औलाद उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे वो किसी और से क्या गिला करे। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मामू जान, लेकिन मुझे लगा कि मेरे और जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। उसने 22 साल अपनी मनमर्जी करते गुजारे हैं और 22 साल बहुत होते हैं मनमर्जियां करने के आदी बनने के लिए। हनान ने कहा, कसूर मेरा है, उसे मनमर्जियां करने का आदी भी मैंने ही बनाया था। हातिम ने कहा, अब क्या कहती है? उसने कुछ देर बाद पूछा। वो कौन सा कुछ कहती है, वो तो बस कर गुजरती है। हातिम ने कहा, शादी नहीं करेगी? उसने फिर पूछा। खुदा जाने हर हद तो पार कर चुकी है वो। शादी जैसा बंधन भला कोई अहमियत रखता होगा उसके लिए? उन्होंने कहा, अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? उसने पूछा था। दूसरी शादी? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली शादी भी हुई थी? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले। हनान खामोश रह गया। अब नहीं, अब इन्हें क्या बताता कि उसने 20 साल रिशा का ख्वाब देखा। जब भी उसे मिला हर बार यही ख्वाहिश की कि काश वो सितारा उसका हो जाए। जब वो उसे मिली तो उसे लगा कि उसकी दोनों मुट्ठियां चांद सितारों से भरी हुई हैं। वो एक रात जब रिशा ने अपना आप उस पर लुटाया उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन वो शायद दुनिया का वाहिद इंसान था जिसका ख्वाब मुकम्मल होकर भी अधूरा रह गया था, जो मोहब्बत को पाकर भी ना पा सका था। 4 माह बाद फाकिया वो अपने बेटे के लिए कस्टर्ड बना रही थी जब राकिया ने उसे आवाज़ दी। क्या है? वो किचन से ही बोली थी और इससे पहले कि बाहर निकलकर उसकी बात सुनती, राकिया फूली फूली सांसों से भागती हुई किचन में दाखिल हुई। फाकिया, तुम्हारे बॉस आए हैं। उसने फाकिया को हैरान कर दिया। जाओ पहले इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। राकिया ने उसके हाथ से चम्मच पकड़ते उसको बाहर धकेला था और वो मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए दुपट्टा ओढ़कर ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। हनान ने एक नज़र उसे देखकर खड़े होते सलाम किया था। कैसी है मिस फाकिया? उसका वही मखसूस सा लहजा, ठीक हूँ सर। और फाकिया का वही मखसूस सा जवाब। बेटा कैसा है? उसने फिर पूछा। वो भी ठीक है सर। उसने कहा, दोबारा ज्वाइन नहीं करना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। और राकिया चाय रख कर गई थी। सर, करना तो था, लेकिन मुझे लगा कि 4 माह में इस कुर्सी पर यकीनन कोई और बैठ चुकी होगी। वो बोली। फाकिया, अगर मैं आपको अपने ऑफिस के बाहर वाली कुर्सी के बजाय ऑफिस के अंदर वाली कुर्सी पर बिठाना चाहूँ तो? हनान ने कहा। फाकिया उसकी बात सुनकर सुन रह गई थी। आपके लिए रिशा के बाद भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है सर, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर। उसने कहा, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर ही चुनी थी मैंने। नतीजा रनवे का टैग लगाकर छोड़ गई। वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। मैं अकेली नहीं हूँ सर, एक बेटा है मेरा, पूरी फैमिली है जिसे सपोर्ट करना है। उसने कहा, वो जो तुम्हारा बेटा है ना, उसे तुमसे भी पहले मेरी उंगलियों ने छुआ था। तुम्हारी आगोश से पहले वो मेरी आगोश में आया था। उसका माथा सबसे पहले उसकी माँ या बाप ने नहीं, मैंने चुमा था। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी उम्र उस मासूम लम्स को भूल पाऊंगा? वो कहता चला गया। और तुम्हारी फैमिली, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस कदर कमजोर और घटिया इंसान हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने से रोक दूंगा। हनान ने पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। रिशा क्या सोचेगी? फाकिया ने कहा। और तुम्हारा साबका शौहर क्या सोचेगा? और सारा शहर क्या सोचेगा? और सारी दुनिया क्या सोचेगी, है ना? हनान को उस पर गुस्सा भी आया और लबों पर धीमी सी मुस्कान भी फैल गई। फाकिया बस उसकी तरफ देखकर रह गई थी। अपनी अम्मी को बुला, मुझे उनसे बात करनी है। हनान ने एक नज़र उसके परेशान से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उसके निकाह में हातिम कुरैशी और नौरीन दोनों शामिल हुए थे। बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं करूंगा तुमसे, बस इतना कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू कभी मेरी वजह से नहीं आएंगे। मेरे होते कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मोहताजी नहीं होगी। तुम्हारा शौहर बनकर तुम्हारे आगे नहीं, हमेशा तुम्हारे बराबर में खड़ा रहूंगा। मेरी जुबान और हाथ से तुम्हें कभी कोई गुजर नहीं पहुंचेगा। एक बीवी क्या चाहती है अपने शौहर से? बस यही कुछ ना। और हनान फारिस उसके हाथ थामे उसे ये सब देने का वादा कर रहा था। मैं भी आपसे वादा करती हूँ हनान कि आप हमेशा मुझे अपने दुख सुख में बराबर का शरीक पाएंगे। मेरे लबों से कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं निकलेगी जिसे पूरा करना आपके अख्तियार में नहीं होगा। आपकी आंखें कभी मेरी वजह से नीचे नहीं होंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ आपका मान यूं ही कायम रखूंगी। और क्या चाहता है एक शौहर अपनी बीवी से? बस यही कुछ ना, जिसका वादा फाकिया उसके सीने पर सर रख कर रही थी। 4 साल बाद उसने अपनी 2 साला बेटी को गोद में उठाते हुए उसे कॉल की थी। कहाँ रह गए? वो दोनों बच्चों को लेकर नीचे गेट के पास खड़ी थी। यार ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस 10 मिनट। हनान ने कहा। उसने ओके करते हुए कॉल काट दी। आज उसकी छोटी बेटी की सालगिरह थी। हनान ने 5 स्टार होटल में स्पेशल टेबल बुक करवाया था। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। दोनों बच्चे एकदम बाहर को भाग लिए। होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पार्क की और अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए अंदर आ गया। फाकिया ने अपने बेटे की उंगली थामी हुई थी। हंसते मुस्कुराते वो चारों अपनी मेज की तरफ आ गए। अचानक फाकिया की नजर कुछ दूर बैठे शराज पर पड़ी। वो अकेला नहीं था, लेकिन जो उसके साथ थी वो रिशा नहीं थी। उसे यूं सवालिया निशान बना देख हनान ने उसके आगे हाथ लहराया था। बस करो, नजर लगा दोगी इन दोनों को? वो मुस्कुराते हुए बोला था। ये रिशा तो नहीं? हनान ने उसकी बात काट दी। रिशा आजकल इसके साथ नहीं रह रही। उसने एक बार फिर खुला का केस दायर किया हुआ है। हनान ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा था। क्यों? वो हैरानी से बोली। क्यों करती है कोई औरत खुला का केस दायर? क्यों मांगती है अपने शौहर से तलाक?
क्योंकि वो उसके साथ मजीद नहीं रहना चाहती, हनान ने कहा। लेकिन शिराज तो रिशा से, हनान ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। वो मोहब्बत नहीं थी फाकिया, वक्ती उबाल था, जुनून था, शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने की एक कोशिश थी और बस, मोहब्बत नहीं थी, हनान ने कहा। फाकिया सर झटक कर रह गई। हातिम कुरैशी ने ठीक कहा था, रिशा को आदत पड़ गई थी मनमर्जियां करने की। उन्होंने ठीक कहा था कि मसला तो सारा ही पाबंदियों का है। शिराज के लिए वो तब तक ही ड्रीम गर्ल थी जब तक उसकी दस्तक से दूर थी। जैसे ही इन दोनों ने निकाह किया, वो एकदम रवायती शौहर बन गया। कौन सा शौहर अपनी बीवी को सरेआम बेहयाई करने देता है। रिशा ने मन मर्जी करनी चाहिए और शिराज ने पाबंदी लगा दी। बस वो एक बात फिर से खुला का केस दायर किए हुए थी और शिराज की बाहों में एक के बाद एक नई तितली आती जा रही थी। हातिम कुरैशी बिल्कुल दुरुस्त थे, उसे लत पड़ गई थी ये सब करने की और शायद उसने अब यही सब करना था।